अस्सलाम वालेकुम व्यूवर सीएसएस ऑल इन वन में खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक सीएसएस पीएमएस के सब्जेक्ट जनरल साइंस एंड एबिलिटी से है, जो कि वर्ल्ड क्लाइमेट्स एंड वेदर पर है। इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। पहले हिस्से में हम डिफिनेशन और क्लाइमेट्स और वेदर में क्या डिफरेंस है और इसके अलावा क्लाइमेट फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, जबकि दूसरे हिस्से में वर्ल्ड क्लाइमेट्स और कोपेन क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल को भी डिस्कस करेंगे। तो चलें डिटेल की जानब चलते हैं। इसके अलावा जो है हम इसमें क्लाइमेट फैक्टर्स और अदर फैक्टर्स यानी कि किन अवामल की बुनियाद पर जो है क्लाइमेट या वेदर चेंज होता है किसी भी इलाके का, उनको भी डिस्कस किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी डिटेल्स को देखते हैं। तो क्लाइमेट क्या है, व्हाट इज़ क्लाइमेट? तो क्लाइमेट को उर्दू में आबो हवा कहा जाता है। तो आबो हवा क्या है, इसकी डेफिनेशन यूँ बयान की जा सकती है कि किसी भी इलाका की औसत मौसमी हालत जो कि लंबे अरसे तक बरकरार रहे, यानी कि औसतन दर्जा हरारत, औसतन बारिश, हवा, नमी, हवाई दबाव, ये सब जो है अगर लंबे अरसे तक एक जैसा रहे तो वो उस इलाके की आबो हवा यानी कि क्लाइमेट कहलाया जाएगा। मिसाल के तौर पर नथिया गली का क्लाइमेट सर्द होता है, क्योंकि ज़्यादा अरसे तक जो है यहाँ पर टेम्परेचर जो है कम रहता है, इसलिए औसतन कम दर्जा हरारत होगा इसका। तो इसलिए यहाँ पर जो है नथिया गली में हम कहेंगे कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है कम होने की वजह से इसका क्लाइमेट यानी कि आबो हवा सर्द है। इसी तरह मुल्तान का क्लाइमेट जो है गर्म है, क्योंकि औसतन दर्जा हरारत वहाँ ज़्यादा होता है। इसी तरह साहिली इलाकों का क्लाइमेट ह्यूमिड यानी कि नमी वाला होता है। इसी तरह वेदर यानी कि मौसम, वो उस हालत को कहते हैं जो कि अभी मौजूदा हालत है, यानी कि अभी इस्लामाबाद में गर्मी है, बारिश है, सर्दी है, वगैरह वगैरह। जबकि क्लाइमेट से ये पता चलता है कि इस्लामाबाद का क्लाइमेट कैसा होगा या होना चाहिए। तो हमें ऑलरेडी पता होता है कि इस्लामाबाद में दरमियाना दर्जा हरारत होता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है, बारिशें भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। हम ये क्लाइमेट हमें पहले से पता होता है कि इस्लामाबाद में ये चीज़ें होती हैं। लेकिन करंट जो है अभी वहाँ पर क्या है, वो उसका मौसम होगा, यानी कि अभी वहाँ पर वो गर्मी है, 1 या 2 दिन की जो होती है हम उसका दर्जा अगर देखेंगे। अभी बारिश है, अभी वहाँ पर नमी ज़्यादा है, वो उसका वेदर या मौसम कहलाया जाएगा। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं वेदर और क्लाइमेट में मज़ीद क्या डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है, यानी कि क्लाइमेट वेदर से कैसे डिफरेंट है। तो वेदर जो है रोज़मर्रा तब्दील होता है, जबकि क्लाइमेट रोज़मर्रा तब्दील नहीं होता। वो लंबे अरसे तक हम मैयर्स करते हैं उसकी वैल्यूज़, यानी कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, उनकी वैल्यूज़ को हम मैयर करते हैं कि हाँ हर साल इतनी सर्दी होती है, हर साल इतनी गर्मी होती है, या इतने अरसे से इस्लामाबाद में जो है सर्दी ही है, गर्मी ही है। तो वेदर में जो है वेदर रोज़ाना ही तब्दील होता है, कभी गर्मी हो जाती है, कभी सर्दी हो जाती है, कभी बारिश शुरू हो जाती है। तो क्लाइमेट एक ख़ास रेंज के अंदर वेदर की वैल्यूज़ पाई जाती हैं, यानी कि 25 डिग्री टेम्परेचर की वैल्यूज़ जो कि क्लाइमेट की एवरेज वैल्यूज़ हैं, तो फिर वेदर में टेम्परेचर की वैल्यूज़ 25 से 30 हो सकती हैं। इसके अलावा क्लाइमेट को हम बेंचमार्क के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि रेफरेंस पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ताकि मुख्तलिफ वैल्यूज़ यानी कि टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी वगैरह की वैल्यूज़ का मुवाजना कर सकें। इसके अलावा हम जो है नेक्स्ट देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ वेदर या क्लाइमेट। एलिमेंट्स को वेरिएबल भी कहा जाता है, कि यानी किन मुतग़य्यरात की बुनियाद पर जो है हम वेदर को मैयर करते हैं। एलिमेंट्स को पढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट
वो ये है कि अगर आप अभी तक हमारी वीडियो पर मौजूद हैं और अगर आपने CSS ऑल इन वन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल के बटन को ज़रूर दबा लें ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि अब नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट्स क्या हैं। वेदर या क्लाइमेट में एलिमेंट्स वो वेरिएबल हैं जिनकी बुनियाद पर किसी भी इलाका का वेदर या क्लाइमेट की स्टेट मालूम होती है, यानी कि हालत मालूम हमें होती है, यानी कि फ़लाँ जगह का फ़लाँ वक्त में टेम्परेचर कितना है, बारिश कितनी है, नमी कितनी है, फ़ज़ा में क्लाउडनेस कितनी है, यानी कि बादल कितने हैं, एयर प्रेशर कितना है उस फ़ज़ा में, यानी कि फ़ज़ाई दबाव कितना है, और इसके अलावा विंड स्पीड और डायरेक्शन कितनी है। ये एलिमेंट्स हैं जो कि किसी भी वेदर को या क्लाइमेट को कब के वक्त की हालत के बारे में बताते हैं। इन्हीं से पता चलता है, इन्हीं इन्हीं वेरिएबल से मिलकर किसी भी इलाके या का मौसम या क्लाइमेट बनता है, यानी कि वेदर और क्लाइमेट इन्हीं चीज़ों से मालूम होता है। अब नेक्स्ट वन बाय वन हम इन चीज़ों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले टेम्परेचर को देखते हैं कि ये क्या है। तो टेम्परेचर किसी भी फ़ज़ा में कितनी गर्मी या सर्दी है उसको मेजर करने को टेम्परेचर कहते हैं। इसको मेजर करने के लिए सेल्सियस या फ़ारेनहाइट की यूनिट्स को इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इन यूनिट्स में इसको मापा जाता है। सेल्सियस यानी सेंटीग्रेड कहते हैं। तो 0 डिग्री से अबव या बिलो हम इसको देख लेते हैं कि 0 डिग्री से कितने अबव है टेम्परेचर, कितना बिलो है नुक्ता इंजमाद से कितना ऊपर या नीचे है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन जो है बारिश को कहा जाता है, नमी को कहा जाता है, जो ज़मीन के ऊपर हवा से ज़मीन के ऊपर गिरती है। वो बारिश की सूरत में भी हो सकती है, वो जो है हमारे पास ओलों की सूरत में हो सकती है, वो बर्फ़ की सूरत में हो सकती है, या बुखारात की सूरत में हो सकती है। जितने मॉइस्चर जो है हवा से ज़मीन पर गिरता है उसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसको मेजर करने के लिए प्लवियोमीटर या रेन गेज को का इस्तेमाल किया जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास एयर प्रेशर, यानी कि फ़ज़ाई दबाव। हमारा जो है कुर्राए हवाई जो है, ये जो जहाँ तक हवा है उस कुर्रे को कुर्राए हवाई कहा जाता है। तो ये ज़मीन के ऊपर कुछ दबाव डाल रहे हैं। ठीक है, जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं उनका कुछ ना कुछ वज़न है, वो ज़मीन की सरफेस के ऊपर कुछ ना कुछ दबाव डाल रहे हैं। तो इस प्रेशर को जो है हम एयर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, यानी कि फ़ज़ाई दबाव कहा जाता है। ठीक है, इसको मेजर करने के लिए जो है मैप्स में शो किया जाता है प्रेशर को, कि कितना कौन सी जगह पे कौन से इलाके में कितना एयर प्रेशर है। ठीक है, इनको साइनॉप्टिक मैप्स भी कहा जाता है। ठीक है, और आइसोबार्स की जो लाइंस हैं उनके ज़रिए इसको ज़ाहिर किया जाता है। ठीक है, लो प्रेशर क्या होगा और हाई प्रेशर क्या होगा। लो प्रेशर तब होता है जब एयर जो है किसी इलाके में गर्म हो जाती है, फिर उसके बाद जो है वो उसके गर्म होने से हमें पता है कि उसके एयर के मॉलिक्यूल जो हैं एक्सपेंड करते हैं, फैल जाते हैं। फैल कर जो हैं वो लाइटर हो जाते हैं, एक दूसरे से जब दूर हो जाते हैं तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है, तो वो ऊपर की तरफ राइज कर जाते हैं हवा में। तो वहाँ पर जो है फिर एयर का प्रेशर उस एरिया में कम हो जाता है। ठीक है, उसको लो प्रेशर कहेंगे। फिर हाई प्रेशर क्या होगा। हाई प्रेशर तब होता है जब किसी इलाके में जो है टेम्परेचर कम हो जाता है। जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो वहाँ पर एयर जो है, हवा जो है वो कोल्ड हो जाती है। कोल्ड होने की वजह से वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। ठीक है, कंडेंस हो जाते हैं। ठीक, कंडेंस होकर एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, तो नज़दीक होने से उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है, तो वो ज़्यादा वज़न रखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो डेंसर हो जाते हैं, तो नीचे बैठना, ज़मीन की तरफ बैठना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा प्रेशर ज़मीन पर लगाते हैं, तो हम ये कहेंगे कि फिर वो हाई प्रेशर है। ठीक है, प्रेशर को मेजर करने के लिए हम जो है बारोमीटर यूज़ करते हैं।
ये एक आला है जिसके ज़रिए हम जो है प्रेशर को मेजर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एलिमेंट वो के जो कि विंड है। विंड जो है क्या होती है? विंड जो है मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरिया। फ़र्ज़ करें जो है पिंडी और इस्लामाबाद की मिसाल ले लेते हैं। पिंडी में ज़्यादा गर्मी पड़ी है तो वहाँ पर जो है एयर के मॉलिक्यूल जो है एक्सपेंड होकर ऊपर चले जाएंगे और वहाँ पर जो है प्रेशर जो है कम हो जाएगा, एयर प्रेशर कम हो जाएगा। इस्लामाबाद में अगर सर्दी है तो वहाँ पर जो है एयर प्रेशर ऑलरेडी ज़्यादा है। ठीक है, अब ये एयर प्रेशर को बराबर करने के लिए जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर एयर जो है मूव करना शुरू कर देगी, यानी कि वो तमाम इस्लामाबाद से जितने भी मालिक्यूल्स थे वो पिंडी की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, जिससे एक हवा चलना शुरू हो जाएगी, जिसको हम विंड मूवमेंट कहेंगे या विंड कहेंगे। ताकि ये इसलिए होता है ताकि हमारे पास जो है एटमॉस्फेयर में जो है प्रेशर को जो है बैलेंस किया जा सके। यानी कि आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये एयर का प्रेशर ज़्यादा है, 1004 है, और यहाँ पर 976 लो प्रेशर है। तो इस हाई प्रेशर से एयर के मॉलिक्यूल जो है लो प्रेशर की तरफ भागना शुरू कर देंगे, जिससे विंड शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद सनशाइन है। सनशाइन को जो है यानी कि कितनी ब्राइटनेस है सूरज की शुआओं के ज़रिए। ठीक है, तो इसको मेजर करने के लिए कैंपबेल स्टोक यानी कि सनशाइन रिकॉर्डर जो है कैंपबेल स्टोक के ज़रिए मेजर किया जाता है। उसके बाद हमारे पास क्लाउडीनेस है, यानी कि कितने बादल हैं फ़ज़ा में। ठीक है, यानी कि आसमान को बादलों ने कितना छुपा के रखा हुआ है, ऑब्सक्योर्ड करके रखा हुआ है, ढक के रखा हुआ है। ठीक है, तो क्लाउड्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन और स्पीड को जो है क्लाउड्स की डायरेक्शन और स्पीड को मेजर जिस जिस आले से किया जाता है उसको नीफो स्कोप कहते हैं। तो ये भी एक अहम एलिमेंट है किसी भी इलाके में वेदर या क्लाइमेट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाते हैं क्लाइमेट फैक्टर्स। वेरी इंपॉर्टेंट हैं क्लाइमेट फैक्टर्स, यानी कि फैक्टर्स के क्या मामले हैं कि ये एक जगह का क्लाइमेट दूसरी जगह से मुख्तलफ होता है, वो इन्हीं फैक्टर्स की बुनियाद पर होता है। यानी कि मुल्तान का जो है क्लाइमेट डिफरेंट है, कराची का क्लाइमेट डिफरेंट है। वो किन बुनियाद की वजह से है? वो इन बुनियादों की वजह से, इन जो अभी अवामिल हम पढ़ेंगे उनकी वजह से हैं। तो दो तरह के हमारे पास क्लाइमेट फैक्टर्स होते हैं। कुछ क्लाइमेट फैक्टर्स जो हैं हमारे पास टम्परेचर डिपेंडेंट हैं, यानी कि चार हमारे पास जो हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर्स हैं, यानी कि लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस टू द बॉडी ऑफ द वाटर, ओशन करंट्स। ये चार फैक्टर्स जो हैं ये टेम्परेचर पर इन्हिसार करते हैं, यानी कि टेम्परेचर के चेंज होने से ये भी चेंज होते हैं और टेम्परेचर के बढ़ने से ये भी इन पर असर पड़ता है। और कुछ जो हैं दो हमारे पास जो हैं वो टोपोग्राफी और प्रिवेलिंग विंड्स, ये जो हैं प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश पर जो है डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर्स को देखते हैं। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर्स में सबसे पहले हमारे पास लैटीट्यूड आता है, जिसको अर्जबल भी कहा जाता है। उसके बाद आल्टीट्यूड है, जिसको हाइट भी कहा जाता है। तीसरे नंबर पर हमारे पास डिस्टेंस और टू अ बॉडी ऑफ वाटर। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ओशियन करंट कहा जाते हैं। फिर उसके बाद जो है हमारे पास प्रेसिपिटेशन फैक्टर, थर्ड जो है हमारे पास टोपोग्राफी, इन प्रिवेलिंग विंड्स, इन पर ये जो है हमारे पास बारिश पर डिपेंड करने वाले फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले जो है
टेम्परेचर फैक्टर्स, यानी कि इनको याद रखने के लिए आप जो है एक ये निमोनिक्स याद रखें। लेट बी वोक, यानी कि लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द वाटर, ठीक है, और ओशियन करंट। लेट बी वोक, आपसे ये चारों याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास प्रेसिपिटेशन फैक्टर, यानी कि जीपी, ये जो है टोपोग्राफी नक्शे को कहते हैं। और प्रिवेलिंग विंड्स जो हैं, यानी कि वो विंड्स जो हैं जो आमतौर पर जो विंड्स पाई जाती हैं एक ख़ास नुक्ते की तरफ एक ख़ास वक्त में जो पाई जाती हैं उनको प्रिवेलिंग विंड कहते हैं। वन बाय वन डिटेल के साथ हम पढ़ते हैं कि कैसे ये लैटिट्यूड अल्टीट्यूड जो हैं किसी भी क्लाइमेट में असरअंदाज होते हैं, यानी कि लैटिट्यूड्स के से क्या फ़र्क पड़ता है क्लाइमेट पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाउ डज़ लैटिट्यूड अफेक्ट द क्लाइमेट्स। लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड देख लें, ये हमारे पास जो है ये इक्वेटर है, अर्थ है। अर्थ के साथ हमारे पास ये बिल्कुल जो मिडल में से लाइन गुजर रही है इसको इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर से नॉर्थ और साउथ की तरफ जो डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस होगा, ठीक है, इसको हम लैटिट्यूड कहते हैं। उर्दू में इसको अर्ज़बल कहते हैं। ये जो है ज़मीन का नॉर्थ है और ये जो है साउथ है, ठीक है। अब लैटिट्यूड से के ऊपर या नीचे जो इसके डिग्रीज़ हैं, ठीक है, नॉर्थ और साउथ की तरफ, ठीक है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे ये फ़र्क पड़ता है कि नॉर्थ या साउथ की तरफ जो है सन की रेज़ हैं वो पैरेलल नहीं पड़ती इस पर, ठीक है, जबकि तिरछी लाइंस पड़ रही हैं, आप देख रहे हैं। जबकि इक्वेटर के जो नज़दीक इलाके हैं वहाँ पर जो है सन की जो है बिल्कुल पैरेलल लाइंस, यानी कि परपेंडिकुलर लाइन, इसके परपेंडिकुलर लाइंस यहाँ पर पड़ेंगी, सीधी सीधी आके लाइन पड़ेंगी, जबकि यहाँ पर जो है तिरछी लाइनें पड़ रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है टेम्परेचर यहाँ पर कम होगा। यहाँ पर ज़्यादा रोशनी पड़ रही है तो ज़्यादा यहाँ पर टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा होगा। इसलिए जो है हमारे पास इक्वेटर पर जो है जो इलाके हैं वो वार्मर होते हैं और पोल्स पर हमारे पास सर्दी, कुतुबेन पर सर्दी ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये जो है नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर जो हैं इनमें टेम्परेचर हमारे पास जो है सीज़न रिवर्स हो जाते हैं, यानी कि हमारे पास इस तरफ अगर यहाँ पर जो है गर्मियों में, ये फ़र्ज़ करें ये एरिया जो है ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, और इधर ये जो है हमारे पास ये अफ्रीका है। यहाँ पर जब गर्मी होगी तो यहाँ पर नीचे जो ऑस्ट्रेलिया में जो है उस वक्त जो है सर्दियाँ होंगी, ठीक है। और जब ऑस्ट्रेलिया में गर्मियाँ होंगी तो इधर जो है हमारी तरफ जो है वो हम साउथ नॉर्थ हेमिस्फीयर में रहते हैं, तो इसलिए वहाँ पर वो गर्मी यानी कि रिवर्स हो जाते हैं हमारे पास सीज़न, ठीक है। तो ये लैटिट्यूड की वजह से ही सीज़न हमारे पास रिवर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड से क्लाइमेट पर क्या फ़र्क पड़ता है, यानी कि हाइट से हमारे पास क्लाइमेट पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो हाइट जो है ये कैसे मेजर करते हैं, कहाँ से हम मेजर करते हैं, ये हम सी लेवल से मेजर करते हैं, यानी कि सतह समुंदर से मेजर करते हैं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान का सतह समुंदर जो है कराची है, ठीक है। तो कराची से हम जो है ऊपर की तरफ जितनी भी हाइट मेजर करते हैं उसको अल्टीट्यूड कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम सतह समंदर से ऊपर जाते हैं अल्टीट्यूड बढ़ता है, अल्टीट्यूड के बढ़ने से टेम्परेचर भी नीचे होता है, टेम्परेचर कम होता है। हम सतह समंदर से ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा, यानी कि सर्दी बढ़ती जाएगी। फ़ज़ा में ऊपर जाते जाएंगे तो सर्दी हमारे पास बढ़ती जाएगी। इसलिए पहाड़ों पर जो है पहाड़ों की चोटियों पर सर्दी ज़्यादा होती है, जबकि नीचे जो सतह समंदर के करीब जो इलाके होते हैं वो वहाँ पर जिनकी हाइट का अल्टीट्यूड कम होता है उन इलाकों में गर्मी ज़्यादा होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर सतह समुद्र पर अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और जब हम ऊपर की तरफ 200 मीटर ऊपर सफ़र करेंगे तो 8 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाएंगे तो 6 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि टेम्परेचर हमारे पास कम होता होता जा रहा है। इसी तरह 1000 मीटर तक जब पहुँचेंगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड
हमारे पास टेम्परेचर हो जाएगा। टेम्पो जाने से टेम्परेचर, इस तरह हम जब समिट तक पहुंचेंगे, पीक तक पहुंचेंगे, चोटी तक पहुंचेंगे तो -3.5 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास टेम्परेचर हो जाएगा। तो इस तरह जो है हाइट जो है क्लाइमेट पर इस तरह से अंदाज होती है, हाइट के बढ़ने से टेम्परेचर कम होता है, जिससे क्लाइमेट भी चेंज होता है। उसके बाद जो है हाउ डज द डिस्टेंस फ्रॉम लार्ज बॉडीज ऑफ द वाटर अफेक्ट द क्लाइमेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पानी जो है, जो बड़े समंदर हैं या पानी हैं, झीलें हैं, उनसे उनके जो करीब तरीन इलाके हैं, उन उस पानी की वजह से, उस पानी के अजसाम की वजह से उन इलाकों पर टेम्परेचर कम होता है, ज़्यादा होता है, क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे वो क्लाइमेट पर इफ़ेक्ट करते हैं। अब लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर रेगुलेट टेम्परेचर ड्यू टू वाटर प्रॉपर्टीज़। ये वाटर की प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये जो हैं ठंडक पैदा करते हैं, ये टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, जब कम हो तो ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा हो तो उसको कम कर देते हैं। ठीक है, टेम्परेचर के ज़्यादा हो तो उसको रेगुलेट करके कम करते हैं, अगर कम हो टेम्परेचर किसी इलाके का तो उसको रेगुलेट करके ज़्यादा करते हैं, यानी कि उसको बराबर रखते हैं। ठीक है, तो ओशन जो है हमारे पास ये थर्मोस्टेट का काम करते हैं। जैसे इस्त्री में हमारे पास थर्मोस्टेट होते हैं, हीटर में हमारे पास थर्मोस्टेट होते हैं, टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, जब सर्दी ज़्यादा हो जाती है तो हीटर ऑन हो जाता है। इसी तरह ये जो है सर्दी जब ज़्यादा होती है तो ये समुंदर के अंदर जो इसकी जो करंट से हम आगे देखेंगे कि इसकी जो रुएँ हैं, इसकी लहरें हैं, वो टेम्परेचर को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ओशन करंट्स, यानी कि हमारे पास जो समुंदर के अंदर जो लहरें आती हैं वो कैसे क्लाइमेट को चेंज कर सकती हैं, कैसे क्लाइमेट पर असरअंदाज होती हैं। ठीक है, वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट ब्रिंग वार्म एंड मॉइस्ट एयर नियर टू द कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरिया जो साइड इलाके होते हैं उनके करीब जो है हमारे पास जो लहरें हैं वो गर्म और नमी वाली एयर लेकर आते हैं। जैसे कि हमारे पास इसकी मिसाल हम ले लेते हैं ग्रेट ब्रिटेन। यहाँ पर आप देख लें, ग्रेट ब्रिटेन यहाँ पर ये पाया जाता है, ये ग्रेट ब्रिटेन है। ठीक है, और ये कितना नॉर्थ, ये इक्वेटर है, अगर ये है तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा फासले पर है, जबकि हमारा पाकिस्तान जो है यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, और ये जो है इक्वेटर के नज़दीक है। लेकिन हम अगर देखा जाए तो यूके और हमारे पाकिस्तान के दरमियान टेम्परेचर का कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पाया जाता। ये दूर होने की वजह से भी इतना ठंडा नहीं है। कुतुबैन पर ये पाया जाता है, लेकिन फिर भी इतना ये बर्फ़ से जमा हुआ नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान जैसा ही मौसम है, थोड़ा सा सर्द होता है लेकिन पाकिस्तान जैसा ही मौसम है। लेकिन ये वजह क्या है, इसके कुतुबैन से दूर होने की वजह से फिर भी जो है, इक्वेटर से दूर होने की वजह से फिर भी जो है इतना ठंडा नहीं है। उसकी वजह ये है कि इसके गिर्द जो हैं साहिली इलाके जो हैं, ओशन करंट्स जो हैं, इसमें वार्म और कोल्ड ओशन करंट्स जो हैं वार्म एयर लेकर आते हैं इसके साहिल इलाकों में, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर डाउन नहीं होता, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये यहाँ पर जो है हर वक्त ये बर्फ़ से जमा हुआ नहीं होता, यहाँ पर टेम्परेचर जो है नॉर्मल रहता है। ठीक है, तो ये जो गल्फ़ स्ट्रीम से जो करंट्स हैं जो यहाँ पर, ये जो हैं वार्म और कोल्ड जो हैं इधर आ जाती हैं, और वार्म जो है यहाँ पर इसको इधर ले आती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से टेम्परेचर इसका, यूके का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, ज़्यादा ठंडा नहीं होता। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रिवेलिंग विंड्स जो हैं वो कैसे इफ़ेक्ट करती हैं। प्रिवेलिंग विंड्स क्या होती हैं? ठीक है, प्रिवेलिंग इवेंट ये वो हवाएं हैं जो कि ख़ास जगह से एक ही समत में पूरी ताकत के साथ चलती हैं, यानी कि ख़ास सीज़न की जो हवाएं होती हैं, जैसे हमारे पास मानसून की हवाएं हैं, इनको हम प्रिवेलिंग विंड्स कह सकते हैं। ठीक है, अब जो है ये हमारे पास हर एरिया में ख़ास हवाएं चलती रहती हैं जो कि क्लाइमेट्स को चेंज करती हैं। इन्हीं वजह से जो है
टेम्परेचर में मुख्तलिफ इलाकों में के टेम्परेचर में फ़र्क आता है। यही हवाएं जो हैं स्टॉर्म्स लेकर आती हैं, यही टेम्परेचर को क्लाइमेट को रेगुलेट करती है। उसके बाद जो है हमारे पास टोपोग्राफी जो है कैसे इफ़ेक्ट करती है क्लाइमेट पर। टोपोग्राफी किसे कहते हैं? टोपोग्राफी जो है नक्शा जात को कहा जाता है, ठीक है। यानी कि कोई भी जो हमारे पास नक्शे होते हैं किसी भी इलाके की कुदरती या मसनूई तमाम तबी खसूसियात की जो तरतीब होती है उसको टोपोग्राफी कहा जाता है, इसको नक्शा साजी भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं कि कैसे ये जो साइड होती है, जिस साइड से हवा आ रही होती है उसको विंड वर्ड कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? विंड वर्ड कहा जाता है, ठीक है। और जिस तरफ हवा जा रही होती है उसको लीवर्ड साइड कहा जाता है। जिस तरफ से आ रही है यानी कि इधर से जो हवा आ रही है, ठीक है, इस तरफ, तो उसको विंड वर्ड साइड कहा जाता है। लीवर्ड साइड वो होगी जिस तरफ हवा जा रही है, उसको लीवर्ड साइड कहेंगे। अब जो माउंटेन का विंडवर्ड साइड है वो ज़्यादातर नमी वाला इलाका होता है, यहाँ पर बारिशें होती हैं, ठीक है। और जो लीवर्ड साइड होती है उस पे जो है वो ड्राई एरिया होती है, वहाँ पर जो है इतनी बारिशें नहीं होती, वहाँ पर शैडो हो जाती है, रेन शैडो हो जाती है, बारिशें वहाँ पर नहीं पहुँचती, सारे जो हैं बादल इधर ठंडे होकर इधर ही बरस पड़ते हैं। तो इस तरह टोपोग्राफी जो है इस पर इफ़ेक्ट पड़ती इफ़ेक्ट करती है किसी भी क्लाइमेट पर। इसके अलावा कुछ दूसरे फैक्टर्स भी हैं जो कि क्लाइमेट्स पर असरअंदाज हुए हैं या हो रहे हैं। तो बहुत पहले की बात, प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में अगर आपने अगर मज़ीद जानना है तो हमारी एक और वीडियो यहाँ पर ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसके बारे में प्लेट टेक्टोनिक्स पे आप पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से जो है बहुत से एरियाज़ ये शिफ्ट हुए हैं बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, एक जगह से दूसरी जगह ही शिफ्ट हुए हैं, ठीक है। यानी कि ये ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका जो कि अभी नॉर्थ और साउथ में है, ठीक है, ये किसी दौर में जो है बिल्कुल इक्वेटर पर मौजूद थे, ठीक है, यानी कि गर्म इलाके थे उस वक्त, ठीक है, बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। लेकिन अभी जो है ये नॉर्थ और साउथ पर पहुंच गए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो है यहाँ ठंडे जमे हुए बर्फ़ से जमे हुए इलाके बन गए हैं, ठीक है। और इसी तरह जो है साउथ अफ्रीका जो कि यहाँ पर मौजूद है, ये साउथ अफ्रीका है, ये किसी ज़माने में इस तरफ हुआ करता था जहाँ पर अभी ये ग्रीनलैंड मौजूद है। ये ग्रीनलैंड अभी जहाँ पर मौजूद है यहाँ पर जो है साउथ अफ्रीका हुआ करता था जो कि जमा हुआ इलाका होता था, लेकिन अभी जो है यहाँ पर ये गर्म इलाका है, ठीक है। इस तरह नॉर्थ जो जापान जो है उसके उसके पास नॉर्थ जापान ये इधर आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो है इसके वोल्केनोज जो हैं, इसके पास वोल्केनोज थे लेकिन अभी इसके पास वोल्केनोज नॉर्थ जापान के पास नहीं है जबकि साउथ जापान के पास है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न यूएस अंडर वाज अंडर वाटर, ठीक है। जो वेस्टर्न यूएस है ये देखें, ये तमाम यूएस है ये, ठीक, इसमें वेस्टर्न यूएस जो है ये सॉरी ये वेस्टर्न यूएस है, ये वेस्टर्न यूएस जो है मोस्टली अंडर वाटर था जो कि अभी अंडर वाटर नहीं है, G2 ये सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से, ठीक है। इसके अलावा जो है अदर फैक्टर्स, वो इसके अलावा मज़ीद और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि वोल्कानिक एरप्शंस हैं, ठीक है। वोल्केनोज के बारे में अगर आपने मज़ीद जानना है तो एक वीडियो यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो वोल्केनिक एरप्शन जो है यानी कि आतिशफ़शानी को जो है वोल्केनिक एरप्शन कहा जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, वोल्केनोज कैन वार्म एंड कूल द प्लेनेट, ठीक है, ये किसी प्लेनेट को वार्म और कूल कर सकते हैं यानी कि गर्म भी कर सकते हैं ठंडा भी कर सकते हैं, ये दोनों कैसे होंगे, ठीक है। वोल्केनोज emit कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड
वल्केनोज से एरप्ट होती है, निकलती है, इवॉल्व होती है, जिससे यो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, यानी कि ये टेम्परेचर को अपने अंदर जज़ब कर लेती है। इससे ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वो प्लानट गर्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो है वल्केनोज जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड भी और एरोसोल भी एमिट करते हैं। एरोसोल जो है टेनी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये दोनों जो हैं चीज़ें क्या करती हैं, सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं स्पेस में। ठीक है, तो लेस रेडिएशन अगर अर्थ तक पहुंचेगी तो कम रोशनी पहुंचेगी, तो जिससे हमारी अर्थ जो है या कोई भी प्लानट जो है वो सर्द रहेगा। तो वोल्केनिक eruption जो है क्लाइमेट में गर्मी पैदा कर सकते हैं और ठंड भी पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आइस एज, आइस एज जो है कुछ कुछ हज़ार साल पहले जो है ये पूरी जो है अर्थ हमारी थी जो वो आइस से भरी हुई थी। ठीक है, उस दौर को आइस एज कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है आइस एज और इंटर ग्लेशियल पीरियड एक दूसरे के साथ फ्लक्चुएट करते हैं, यानी कि आते जाते रहते हैं, यानी कि अभी जो आइस एज गुजर गई है कुछ अर्से बाद फिर आइस एज आ जाएगी। ठीक है, आइस एज जो है नॉर्मल ग्लोबल टेम्परेचर से ज़्यादा कूलर होती है। ठीक है, ठंड होती है ज़्यादा, टेम्परेचर ज़मीन का टेम्परेचर जो है ज़्यादा ठंडा होता है। ठीक है, और इंटरग्लेशियल पीरियड जो होता है वो जो है ज़्यादा वार्मर होता है। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा आम जो टेम्परेचर अभी जो गुजर रहा है वो बहुत ज़्यादा इंटरग्लेशियल पीरियड में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। ठीक है, यानी कि आइस एज में बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, पूरी ज़मीन में पानी जम जाता है, जबकि इंटरग्लेशियल पीरियड में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, यानी कि अभी जो टेम्परेचर चल रहा है पूरी दुनिया में उससे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गर्म हो जाएगा। ठीक है, उसको इंटरग्लेशियल पीरियड कहेंगे। ठीक है, अब ये जो है पूरी ज़मीन में जो है आइस एज और इंटरग्लेशियल पीरियड जो है चलता रहेगा। साइंटिस्ट क्लेम करते हैं कि नेक्स्ट आइस एज जो है 50,000 साल दूर है, यानी 50,000 साल बाद जो है नेक्स्ट आइस एज आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद वो आइस एज के बाद फिर से इंटरग्लेशियल पीरियड आएगा। ठीक है, इसी के साथ जो है आज की वीडियो ख़त्म को पहुंची। ये वीडियो वेदर और क्लाइमेट का पहला हिस्सा था। जल्दी दूसरा हिस्सा यानी कि वर्ल्ड क्लाइमेट्स एंड कोपेन क्लासिफिकेशन पर दूसरी वीडियो अपलोड की जाएगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको आपके नॉलेज में इजाफा हुआ तो एक लाइक तो बनता है। CSS ऑल इन वन को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह करें, वीडियो दोस्तों को शेयर करें। अगली वीडियो तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।